नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि प्रोफेसर सीओ का टूटा हुआ चश्मा जीहू को हांजुन के बेड से मिलता है। अब आगे। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? Well, let's find out. ये अंधा कानून है। सीरियस गर्ल कांगसोल बी की माँ का कॉल आ रहा होता है, पर वो उसे अवॉइड करके अपने चश्मे के साथ खेल रही होती है और हांजुन के बारे में ही सोच रही होती है। पास्ट में एक बार किसी केस को लेकर वो दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तभी बातों ही बातों में सोलबी का चश्मा जिसके साथ हांजुन अभी तक खेल रहा था उसे अचानक से पहनाने लगता है, जिससे वो थोड़ी हैरान हो जाती है। पर फिर वो डिस्कशन पर ध्यान देने लगती है। केस कुछ ऐसा है कि एक लेडी की मौत हो चुकी है और उसकी मौत की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो उसने खुदकुशी करी है या फिर उसी के बेटे ने उसे मारा है क्योंकि किसी बात को लेकर उसने अपने बेटे को धोखा दिया था। हांजुन अपना ओपिनियन शेयर करते हुए बोलता है कि शायद बेटे ने ही माँ को मारा है, पर सोलबी को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है क्योंकि सिर्फ धोखे की वजह से कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है। हांजुन फिर से उसका चश्मा सेट करते हुए बोलता है, अगर वो उनसे प्यार करता था तो ऐसा हो सकता है। तभी प्रोफेसर सीओ का कॉल आने लगता है, जो देखकर वो फिर से बोलता है, अगर वो उनसे प्यार करता था तो ऐसा हो सकता है। फिर मॉक कोर्ट रूम जाने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में यही सब सोचकर सोलबी का दिमाग खराब हो रहा है और कंटिन्यूअस उसकी माँ का कॉल आता ही जा रहा है। सोलबी इरिटेट हो जाती है, पर फिर भी माँ का कॉल बिल्कुल नहीं उठाती। उधर हांजुन की आंटी प्रोफेसर यांग से मिलने पहुँचती है, जो बोलती है, आपको लगता है हांजुन ही असली खूनी है ना? उसने मेरे हस्बैंड को सीढ़ियों से ढकेला था, है ना? प्रोफेसर यांग बोलते हैं, ये मेरा बस अनुमान है, असल बात तो ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा। आंटी बोलती है, मुझे आपसे ज्यादा हांजुन पर शक है। मेरे हस्बैंड के मौत के बाद उनकी सारी जायदाद हांजुन की हो जाएगी। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, तो आपका कहना है कि हांजुन उसकी जायदाद के पीछे है? आंटी बोलती है, मैं काफी अरसे से एक प्रोसिक्यूटर की वाइफ हूँ और जायदाद के अलावा भी उसके पास रीजंस थे। घूस वाले केस के बाद से वो अपने अंकल को ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि वो कोई दरिंदा हो। वो एक ऐसा आस्तीन का सांप है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। फिर वो प्रोफेसर यांग से हमदर्दी जताने का नौटंकी करते हुए बोलने लगती है, आप बेकार में फंस गए, ये अनफेयर है, हमें सेकेंड ऑटोप्सी करवाकर असलियत सामने लाना होगा। पर अपने यांग क्रेट्स इतने बेवकूफ थोड़ी हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि ये औरत सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है। उसके बाद क्लमजी भी प्रोफेसर यांग से मिलने पहुंचती है और आंटी को जाते हुए देख लेती है। क्योंकि आंटी अभी अभी प्रोफेसर यांग से मिलकर गई है, इसीलिए क्लमजी को उनसे मिलने की परमिशन नहीं मिलती। तभी वहाँ पर अपना सीरियस गाय भी पहुँचता है और वो उससे यही सब बातें करने लगती है। फॉर्चुनेटली उसी वक्त वकील पार्क भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनकी मदद से ये दोनों प्रोफेसर यांग से मिलने में कामयाब। जीहू आज अपने चश्मे की जगह प्रोफेसर सीओ का वही टूटा हुआ नोज पैड वाला चश्मा पहन कर आया है। वो चश्मा उतार कर प्रोफेसर यांग को देते हुए बोलता है कि उस दिन सिर्फ चीनी का ही पैकेट गायब नहीं हुआ था। उधर अपने एरोगेंट बाबा को पता चल चुका है कि वो चश्मा गायब हो चुका है। दूसरी तरफ हेड प्रोसिक्यूटर जिन अपने एरोगेंट बाबा की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, जिसमें पता चलता है कि प्रोफेसर सीओ की मौत वाले दिन उसने 911 यानी कि एम्बुलेंस को कॉल किया था। उस रिकॉर्डिंग में उसने बोला था कि मेरे प्रोफेसर सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो चुके हैं। इस पर सामने वाले ने पूछा था, वो सांस ले रहे हैं? हांजुन ने कहा, 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। लेकिन फिर हांजुन की आवाज आना बंद हो गई और फिर फोन भी कट गया। फिर वो उस दिन के फुटेजेस चेक करते हैं, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि उस दिन सच में प्रोफेसर सीओ ने बिना रिम वाला चश्मा पहना था। प्रोसिक्यूटर जिन डिटेक्टिव ओ से पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि उस दिन उसने 911 को कॉल किया था? जेल में प्रोफेसर यांग भी सेम सवाल करते हैं, जिसका जवाब देते हुए वकील पाक कहते हैं, मैंने उन लोगों से 911 का उस दिन का कॉल हिस्ट्री चेक करने को कहा था। वहीं से पता चला कि हांजुन ने ही कॉल किया था, क्योंकि प्रोफेसर सीओ गिरकर बेहोश हो गए थे। फिर प्रोफेसर यांग क्लमजी से पूछते हैं, तुम्हें पता चला? क्लमजी बोलती है, हाँ, पुलिस सही बोल रही
थी। उस दिन ली मैन हो ड्राइवर के तौर पर प्रोफेसर सीओ को सुबह हांगकांग यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था, पर तुरंत ही वहाँ से चला गया था। प्रोफेसर सीओ के मौत के टाइम पर वो स्कूल से काफी दूर था। उसके एंकलेट की वजह से उसका लोकेशन अच्छी तरह से ट्रेसेबल है। वकील पाक बोलते हैं लेकिन वो उन्हें खोलकर भी तो इधर उधर जा सकता है। क्लमजी बोलती है पुलिस ने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, इसीलिए उन्होंने हर एक जगह पर चेक किया जहाँ पर ली मैन हो प्रोफेसर सीओ की मौत के पहले और बाद गया था। मैंने भी खुद से ये सब चेक किया है। ली मैन हो के पास सॉलिड अलीबाय है। अलीबाय बोले तो किसी के बेगुनाही का सबूत। खैर, ये सब सुनकर वकील पाक बोलते हैं इतनी मेहनत, बाप रे बाप, कहीं तुम इनकी चमची तो नहीं बनना चाहती। इस पर क्लमजी बोलती है अगर आप भरोसे के लायक होते तो प्रोफेसर मुझसे ये सब नहीं करवाते। उधर अपने एरोगेंट बाबा को पूछताछ के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बुलाया जाता है, जहां प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं हमने कंफर्म किया है कि तुम्हारे अंकल कैसे सीढ़ियों से गिरे थे। अगर उनकी मौत ब्रेन डैमेज से हुआ होगा तो इसका मतलब कि कुछ समय बाद उनकी मौत होना लाजमी थी। अगर ऐसा सच में हुआ है तो उनकी मौत का कारण। उनकी बात काटकर हांजुन बोलता है तो आपको भी ऑटोप्सी के रिजल्ट्स पर शक हो रहा है। प्रोसिक्यूटर जिन इसका कोई जवाब नहीं देते और वही हिट एंड रन केस वाली वीडियो दिखाकर पूछते हैं तुमने ये वीडियो कहाँ से ढूंढी। हांजुन बोलता है बस ढूंढ ली। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं पर मुझे नहीं लगता कि ये उतना आसान रहा होगा। हांजुन बोलता है पर इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। तभी डिटेक्टिव जुंग वहाँ टपक जाते हैं जो बोलते हैं तो तुम पुलिस यूनिवर्सिटी जाते थे पर आधा साल भी पूरा नहीं हुआ और तुमने ड्रॉप आउट ले लिया। उनकी बात काटते हुए प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं उनके जायदाद की वजह से तुम्हारी आंटी तुम पर शक कर रही है। उनकी इस बात को इग्नोर करते हुए हांजुन पूछता है आप सेकेंड ऑटोप्सी करोगे। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं अगर हमने किया तो क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं कहीं तुमने उन्हें सच में तो नहीं मारा। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं तुमने सच में उन्हें मारा है क्या तुमने इस सीढ़ियों से उन्हें धक्का दिया है। यांग ने जिस पैकेट के बारे में कहा था क्या तुमने उन्हें ठिकाने लगाया है। हांजुन बोलता है मुझे लगा कि मैं यहाँ गवाह के तौर पर आया हूँ। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं हाँ, इसीलिए मेरे सवालों का जवाब दो। इस पर हांजुन मुस्कुराने लगता है। डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो बता क्यों नहीं रहे, तुम गवाह की जगह पर सस्पेक्ट बनना चाहते हो। हांजुन बोलता है आप लोग शायद ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक ही केस के 2 सस्पेक्ट्स होंगे तो एक डिटेक्टिव और प्रोसिक्यूटर के लिए ये शर्म की बात नहीं होगी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? ना नको बिल्कुल नहीं। मैं सस्पेक्ट बन गया तो आपको प्रोफेसर यांग को छोड़ना होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सेकेंड ऑटोप्सी से आपका कोई फायदा नहीं होगा प्रोसिक्यूटर। ये सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। हांजुन बोलता है तो अब क्या मैं जा सकता हूँ, मेरी क्लासेस हैं। और फिर दोनों को वहीं दंग छोड़कर जाने लगता है। तभी उसकी नजर सामने से आते प्रोफेसर यांग पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अंदर से आवाज आने लगती है कि वो खुद को समझता क्या है, अब तो सेकेंड ऑटोप्सी होकर रहेगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले मैं ये नहीं चाहता था, लेकिन हम उस खच्चर को हमारे साथ ऐसे नहीं खेलने दे सकते। इतनी डायलॉग बाजी के दौरान दोनों प्रोफेसर स्टूडेंट्स नजदीक पहुँच जाते हैं और एक दूसरे को देखकर थोड़ी स्माइल देते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। डिटेक्टिव जुंग इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉ स्कूल पहुँचते हैं। तभी स्वीटू सोंगजे आकर चुपचाप अपना लैपी निकालने लगता है। तभी डिटेक्टिव ओ आकर हांजुन के लॉकर का ताला खोल देते हैं। सोंगजे भी अपने रास्ते चला जाता है और ये दोनों अपने सर्च मिशन पर लग जाते हैं। तभी मिस्टर डोंग वहाँ आते हैं जो पूछने लगते हैं कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, पर ये दोनों उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। उधर सारे स्टूडेंट्स अपना अपना लैपटॉप टीए के पास जमा करके वाइस डीन की क्लास अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वाइस डीन ने अपने क्लास में लैपटॉप को वर्जित कर दिया है। पर अपनी सीरियस गर्ल को ये बात मंजूर नहीं। लेकिन पता चलता है कि जो लोग लैपटॉप जमा नहीं करेंगे उनके नंबर काट दिए जाएंगे, जिसके बाद उसे भी अपना लैपटॉप जमा करना ही पड़ता है। सेकेंड सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम के वाइस डीन वाले सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है और सब लोग अपने अपने नंबर डिस्कस कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि स्वीटू सोंगजे जो अभी तक क्लास में नहीं पहुंचा है, उसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। वो हर एक सब्जेक्ट में A+ लाता है और अपना एरोगेंट बाबा भी उसके सामने कुछ नहीं। स्वीटू सारे क्वेश्चंस को ऐसे आंसर करता है जैसे कि उसने टीचर्स के माइंड को रीड करा हो। बट ऑन दी अदर हैंड अपनी क्लमजी और मेकअप की दुकान को सबसे कम नंबर आए हैं। स्वीटू अपना लैपी टीए के पास जमा करने के लिए पहुंचता है। तभी डिटेक्टिव जुंग वहां आ जाते हैं और टीए से बात करने लगते हैं। सोंगजे फिर से चुपचाप लैपी वहां रख देता है और क्लास के लिए चला जाता है। ये लैपी की इतनी डिटेलिंग क्यों हो रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है भाई साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। वाइस डीन क्लास लेने के लिए पहुंचते हैं। आते ही वो सारे स्टूडेंट्स को धमका देते हैं कि अपने नंबर्स को लेकर मेरे पास कोई यहाँ रोने धोने नहीं आएगा, क्योंकि आज एरोगेंट बाबा क्लास में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो उसका एक नंबर काट लेते हैं। ओ माँ गो, इतनी सख्ती क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। चीटिंग 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 करता है तू।
उधर प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, हांजुन भी तुम्हारी ही तरह अजीब है। ये सुनकर प्रोफेसर यंग प्राउड वाला लुक देते हैं और बोलते हैं, मेरा कॉफी पीने का मूड हो रहा है, पर लगता है आज तुम मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आने वाले। प्रोसिक्यूटर जिन मुस्कुरा कर बोलते हैं, सेकेंड ऑटोप्सी हो जाने के बाद भी हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। वकील पाक बोलते हैं, क्या, पर क्यों? अगर ऑटोप्सी से उनकी मौत का कारण बदल गया तो उनकी बात को काटते हुए प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और यांग तो सबूतों को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जैसे कि इसका छुपाया हुआ लैपटॉप। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, मैंने उसे छुपाया नहीं है। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारे बयान के अकॉर्डिंग तुमने वो खो दिया है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, वो चोरी हो गया है। ये सुनकर प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, तुम अपना बयान बदल रहे हो। प्रोफेसर यांग नखड़ा करते हुए बोलते हैं, जेल में मेरे पास सोचने के लिए बहुत टाइम था। इंसिडेंट वाले दिन मैंने अपना लैपटॉप वहीं ऑफिस में छोड़ दिया था, पर अगले दिन वो गायब हो गया। और वकील पाक के पैर पर मारते हैं, जिसके बाद वो प्रोफेसर यांग को सपोर्ट करने लगते हैं, ये बोलते हुए कि जिसने आपका लैपटॉप चोरी किया है वो आपको फंसाना चाहता है। और प्रोसिक्यूटर जिन उन्हें घूरने लगते हैं। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, चीनी का पैकेट और लैपटॉप, तुम्हें नहीं लगता कि दोनों सेम ही रीजंस की वजह से गायब हुआ है? प्रोसिक्यूटर जिन इरिटेट होकर बोलते हैं, तो तुमने सबूत डिस्ट्रॉय नहीं किया। वकील पाक बोलते हैं, सबूत डिस्ट्रॉय करने वाला हांजुन है, टूटे हुए चश्मे को उसने छुपाया था। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, हमें सच्चाई पता करना होगा। प्रोसिक्यूटर जिन बोलते हैं, हम करेंगे। प्रोफेसर यांग बोलते हैं, बिल्कुल प्रोसिक्यूटर जिन, हम जरूर करेंगे। जो आप देखना चाहते हैं बस वही मत देखिए, और जो आप सुनना चाहते हैं बस वही मत सुनिए। प्रोसिक्यूटर जिन फ्रस्ट्रेशन में अपनी कान खुजाने लगते हैं। उधर डिटेक्टिव जुंग अपने एरेगेंट बाबा का पूरा रूम छान मारते हैं, पर चश्मा कहीं नहीं मिलता। वकील पाक परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार चश्मा गया कहाँ? जीहू चश्मे को वापस रखना भूल गया क्या? पर अपने यांग क्रेट्स को इन सब से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो मस्त अपने पैर को स्ट्रेच करने में लगे हैं। अजीब जानवर है। फ्रस्ट्रेशन में वकील पाक फिर से प्रोफेसर यांग के लिए मंगवाई हुई सॉफ्ट ड्रिंक पीने लगते हैं, पर इस बार प्रोफेसर यांग वो ड्रिंक उनसे छीन लेते हैं और बोलते हैं, टेक अ चिल पिल वकील पाक। ऑटोप्सी रिजल्ट्स का वेट करते हैं ना, और गटागट पूरी ड्रिंक पी जाते हैं। उधर क्लास ओवर होते ही स्वीटू सॉन्गजे पट से भागता है। तभी डिटेक्टिव जुंग वहाँ पहुँचते हैं और सारे स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को बोलते हैं, पर लॉ स्कूल के सारे स्वैगर स्टूडेंट्स उन्हें इग्नोर करके जाने लगते हैं। वो उन्हें रोकने लगते हैं तो सारे स्टूडेंट्स ये बोलने लगते हैं कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्लमजी बोलती है, अगर आपको हमसे सवाल करना है तो हमें स्टेशन बुलाकर पूछिए, और चली जाती है। गजब बेइज्जती है। उधर क्लमजी की बहन कांग ब्योल अपनी माँ के साथ खाना खा रही होती है, तभी उसे एक लिफाफा दिखता है जिसमें ली मैन हो के डिटेल्स होते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि उसका एड्रेस वही एरिया में है जहाँ वो लोग रहते हैं, यानी कि ली मैन हो इनका पड़ोसी है। उधर जेल में प्रोफेसर यांग नहा रहे होते हैं, तभी उन्हें अकेला पाकर मौके का फायदा उठाते हुए एक आदमी उन्हें चाकू भोंक देता है, और पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जो उस दिन गुस्से से इन्हें घूर रहा था। वो उन पर दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा कैदी वहाँ आ जाता है और डर के मारे वो भाग जाता है। पर इतने देर में प्रोफेसर यांग का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर लॉ स्कूल में सब लोगों ने हांजुन के लॉकर में मर्डरर और उल्टी सीधी बातें लिखकर इसे पूरा ट्रोल कर रखा है, जो देखकर हांजुन को बहुत बुरा लगता है, बट ये कुछ कर भी नहीं सकता। ये लॉकर बंद करके जाने लगता है। तभी प्रोफेसर किम पीछे से आवाज लगाती है। वो उसे बताती है कि डिटेक्टिव्स यहाँ आए थे, साथ ही ये भी बोलती है कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक बोलना। फिर उसे थपथपा कर जाने लगती है। तभी किसी का फोन आता है जो उन्हें प्रोफेसर यांग के बारे में बताता है। ये सुनकर वो उनसे मिलने के लिए दौड़कर भागती है। हांजुन भी उनके पीछे भागता है। रास्ते में स्वीटू सॉन्गजे भी मिल जाता है और अब तीनों भागते हैं। उधर ब्योल की माँ ब्योल को डोर प्रॉपर्ली लॉक करके अपना ध्यान रखने का बोलकर बाहर किसी काम से जाने लगती है। जाते जाते वो ली मैन हो के दरवाजे पर थूक देती है, जो ली मैन हो देख लेता है। वो गुस्से से अपना पैर पटकता है। घर में ब्योल उस पेपर की फोटोज खींचने लगती है और ली मैन हो खिड़की से उससे ही देख रहा होता है। कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी माँ की। इधर ये तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जिसने प्रोफेसर यांग पर हमला किया उसे प्रोफेसर यांग ने ही पकड़ा था जब वो प्रोसिक्यूटर थे, और उसने इसी बात का बदला लिया है। तभी डॉक्टर्स बाहर आते हैं जो बताते हैं कि एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से प्रोफेसर यांग के शरीर का ब्लड बहुत कम हो गया है। उन्हें इमीडिएट ब्लड की जरूरत है। अगर कुछ घंटों के अंदर उन्हें ब्लड नहीं मिलता है तो उनकी मौत भी हो सकती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका ब्लड RH नेगेटिव है, जो इतनी आसानी से तो मिलने से रहा। उधर ब्योल क्लमजी को कॉल करके बता रही होती है कि ली मैन हो पड़ोस में ही रहता है, एंड गेस व्हाट, ली मैन हो अभी भी यहीं खड़ा है। अबे तू थोड़ा सा बहन का
बातें करते करते क्लमजी का फोन डेड हो जाता है, जिसके बाद वो दौड़कर घर के लिए भागती है। प्रोफेसर यांग को ब्लड की जरूरत है, ये खबर उनके सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाती है और सब लोग ब्लड के इंतजाम में लग जाते हैं। उधर प्रोफेसर सियो के डेड बॉडी को सेकेंड ऑटोप्सी के लिए कब्र से निकाला जाता है और इधर प्रोफेसर यांग की कंडीशन खराब होने लगती है। डॉक्टर्स उन्हें स्टेबल करने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ माँ आ चुकी है और क्लमजी अब वापस लौटने वाली है। क्योंकि ली मैन हो पड़ोस में ही रहता है, इसीलिए वो घर बदलने की बात करती है। बट ये लोग अंबानी चाचा के रिश्तेदार तो है नहीं जो कभी भी और कहीं भी घर ले लें। Yes, exactly. ब्योल बोलती है मैं ठीक रहूंगी, तुम परेशान मत हो, आराम से जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। सोले बोलती है तो उस दिन जो तुमने उसे टर्मिनल पर देखा था उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है ना? ब्योल हाँ में सिर हिलाती है। सोले उसे पेपर स्प्रे देते हुए बोलती है अगर वो तुमसे टकरा जाए तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, और हाँ उसके घर की तरफ देखना भी मत। ली मैन हो के घर की तरफ माँ फिर से थूकती है और उसे अनशन बोलने लगती है। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी सोले देखती है कि ली मैन हो के घर की लाइट्स ऑफ हो गई। ली मैन हो भी खिड़की से बाहर देखता है, पर तब तक सोले जा चुकी होती है। तभी उसके फोन में भी रेयर ब्लड कम्युनिटी से RH नेगेटिव ब्लड के नीड का मैसेज आता है। इधर हॉस्पिटल में ये तीनों बहुत परेशान हैं क्योंकि अभी तक ब्लड का इंतजाम नहीं हो पाया है। कुछ लोग मिले भी हैं तो यहाँ से इतना ज्यादा दूर रहते हैं कि टाइम पर पहुँच ही नहीं सकते। हांजुन बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ, और चला जाता है। स्वीटू सोंगजे बोलता है पता नहीं अभी हांजुन पर क्या बीत रही होगी, अभी तक तो शायद सेकेंड ऑटोप्सी शुरू भी हो गई होगी। उधर प्रोफेसर सियो के वाइफ के प्रेजेंस में सेकेंड ऑटोप्सी हो रही होती है और इधर कंडीशन खराब होने की वजह से डॉक्टर्स इन्हें स्टेबल करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ हांजुन के रूम में बैठकर ये तीनों हांजुन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हेडबैंड बॉय हांजुन के लिए बहुत परेशान होता है, पर लॉलीपॉप गाय बोलता है हांजुन जरूर जायदाद के पीछे होगा। जीहो बोलता है जायदाद मतलब? एक्चुअली जब आंटी और एरोगेंट बाबा बातें कर रहे थे तब लॉलीपॉप गाय ने उन्हें सुन लिया था। एनीवे, वो बोलता है ये जायदाद बहुत ही कुत्ती चीज होती है, पैसों के लिए लोग खून भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ हांजुन पहुँच जाता है जो उसकी बात सुन लेता है। Run. सीरियस गाय जीहू से चश्मा लौटाते हुए बोलता है मैं लेट हो गया, मुझे पुलिस के आने से पहले इसे यहाँ रख देना चाहिए था। अब अगर मैं उन्हें देता भी हूँ तो भी ये एविडेंस वैलिड नहीं होगा। हांजुन बोलता है अगर तुम उन्हें दे भी देते तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि अगर पुलिस तुम्हें मेरे पास से ये चुराने को बोलती तब ये एक सॉलिड एविडेंस होता। उसके बाद हांजुन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो ली मैन हो का होता है। वो वही हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है जहाँ प्रोफेसर यांग है। एंड गेस व्हाट, इसका ब्लड भी RH नेगेटिव है। वो बोलता है मैंने सुना अगर मैंने यांग को अपना ब्लड नहीं दिया तो वो मर जाएगा। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हांजुन बोलता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ली मैन हो बोलता है अगर यांग जोंग हुन मरता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? अगर वो तुम हो तो मैं उसे खून नहीं दूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुम्हारे अंकल की वजह से यहाँ खड़ा हूँ, तो बताओ मैं उसे खून दूं या नहीं? हांजुन बोलता है कुछ मत करो, जहाँ हो वहीं बैठे रहो, उन्हें अपना खून मत दो। और यहीं पर एपिसोड खत्म।